हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक होगा, हमारा वीडियो बेस्ड है बेसिकली एसडीएस पेज पे। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीअक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, क्यों स्टडी करते हैं, हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात और, जिन्होंने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो को स्टडी करने के बाद आपको एसडीएस पेज से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसडीएस पेज बेसिकली किसके लिए यूज की जाती है? प्रोटीन के सेपरेशन के लिए। किसका सेपरेशन होता है? प्रोटीन का सेपरेशन। अब प्रोटीन का सेपरेशन किसके बेसिस पे होता है? हो सकता है प्रोटीन तो चार्ज्ड भी है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी है, उसका शेप्स भी है, तो किस बेसिस पे प्रोटीन का सेपरेशन करेगी एसडीएस पेज? यदि आपको एसडीएस पेज के थ्रू प्रोटीन का सेपरेशन कराना है, प्रोटीन के मिक्सचर को सेपरेट कराना है, तो एसडीएस पेज के थ्रू सेपरेशन होता है उसके साइज के बेसिस पर। साइज या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे प्रोटीन का सेपरेशन होता है। ठीक है, यदि हमें प्रोटीन का मिक्सचर दिया गया है और हमें ये पता लगाना है कि वो मल्टीपल सब यूनिट से मिलकर बना है, सिंगल सब यूनिट से मिलकर बना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसडीएस पेज टेक्निक। ठीक है, यदि आपको तीनों के बेसिस पे सेपरेशन करना, प्रोटीन जो है उसको उसके नेटिव फॉर्म में सेपरेट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? नेटिव पेज का, मतलब नेटिव पॉलीअक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जो प्रोटीन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में सेपरेट करती है। बट एसडीएस पेज प्रोटीन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में सेपरेट आउट नहीं करती है। एसडीएस पेज का कंसेप्ट क्या है? आपको पता है कोई भी प्रोटीन होती है वो फोल्डेड फॉर्म में होती है। ठीक है, प्रोटीन किस में स्टेबलाइज रहती है? उसकी सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रोटीन स्टेबलाइज रहती है। अब इस प्रोटीन को हमें सेपरेट आउट करना है, तो क्या इसे इसी इंटेक्ट फॉर्म में इसके मिक्सचर को डाल दिया जाएगा जेल में तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा? नहीं, एसडीएस पेज में ऐसा नहीं होता है। इस फोल्डेड प्रोटीन को, जो फोल्डेड प्रोटीन है उसको पहले कैसे किया जाता है? लीनियराइज किया जाता है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट आपको यूज किया जाता है वो होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। सबसे पहले किसी प्रोटीन के मिक्सचर को, किसके, एसडीएस का फुल फॉर्म क्या है? सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, ये किसका फुल फॉर्म है? बेसिकली एसडीएस का फुल फॉर्म है। अब यदि आप एसडीएस से इस प्रोटीन को ट्रीट कराओगे जो फोल्डेड फॉर्म में है, ठीक है, एसडीएस एक एनायनिक डिटर्जेंट है। एक क्या है? बेसिकली एनायनिक डिटर्जेंट, जो हमें ध्यान रखना है। एनायनिक डिटर्जेंट है जिसका काम क्या होता है? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स को, प्रोटीन्स में हमें पता है जब प्रोटीन फोल्डेड होती है तो उसमें मल्टीपल नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू वो फोल्डेड होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस, उसके थ्रू प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में कन्वर्ट होती है और स्टेबलाइज होती है। तो एसडीएस क्या करता है? जितने भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, उनको सबको क्या कर देता है? ब्रेक कर देगा। डीनेचर करने का काम करता है प्रोटीन्स का। डीनेचुरेशन का काम कौन करेगा? सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। जितने भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनको सबको डीनेचर्ड कर देता है। ठीक है, डीनेचर्ड कर देगा तो ये प्रोटीन्स कैसे होगी? लीनियराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जितनी भी आपके पास प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी? उसके बीच के बॉन्ड्स टूट चुके हैं, अब वो लीनियर हो, कुछ बड़ा फ्रेगमेंट, कोई छोटे फ्रेगमेंट, कोई बड़े, ऐसे हमें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। अब ये मल्टीपल फ्रेगमेंट्स अलग अलग मोलिकुलर वेट के होंगे क्योंकि अलग अलग अमाइनो एसिड के सब यूनिट से मिलकर बने हैं। यदि ये अलग अलग मोलिकुलर, क्योंकि इनके बीच के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, एसडीएस ने ब्रेक कर दिया है, अब क्या होगा? अब एसडीएस क्या करेगा? इसके ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा, इसके अमाइनो एसिड्स पे जाके बाइंड हो जाएगा। क्योंकि एसडीएस एक एनायनिक डिटर्जेंट है तो इसके किसी भी प्रोटीन के दो अमाइनो एसिड से जाके वो एक एसडीएस जाके बाइंड करता है। दो अमाइनो एसिड किसके थ्रू जुड़ते हैं? एक एसडीएस। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, सल्फेट हमें नाम से समझ में आ रहा है कैसा होगा? एक एनायनिक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड करेगा किसी भी प्रोटीन के फ्रेगमेंट पे। तो किसी भी प्रोटीन के फ्रेगमेंट के दो अमाइनो एसिड से जाके जुड़ जाता है, मतलब उस प्रोटीन फ्रेगमेंट को कैसा कर दिया उसने? एनायनिक, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया है। अब प्रोटीन्स क्या हो चुकी है? कंप्लीटली नेगेटिव। इसीलिए इसको चार्ज के बेसिस पे सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चार्ज तो ओवरऑल जितना भी प्रोटीन सैंपल है आपके पास, उस पूरे प्रोटीन सैंपल को हम नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब चार्ज तो सबके पास सेम ही है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए एसडीएस को केवल किसके बेसिस पे सेपरेट आउट किया जाता है? एसडीएस के थ्रू प्रोटीन को उसके मॉलिक्यूलर वेट या साइज के बेसिस पे। अब ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स की प्रोटीन्स हैं आपके पास, मल्टीपल प्रोटीन्स मिल चुके हैं जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स के हैं।
अब ये प्रोटीन फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे जेल में करेंगे, अभी हम केवल बेसिक देख रहे हैं। आपके पास कोई प्रोटीन का मिक्सचर है, उस प्रोटीन के मिक्सचर को हमें उसमें से मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करना है। बट हमें पता है कि प्रोटीन्स कैसे फॉर्म में है, फोल्डेड फॉर्म में है, स्टेबलाइज है। तो अब सबसे पहले हमने उसे एसडीएस से ट्रीट कराया। एसडीएस से ट्रीट कराया तो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो एक एनायनिक डिटर्जेंट था, जितने भी फोल्डेड प्रोटीन्स है उनके बीच के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, मिक्सचर, प्रोटीन का मिक्सचर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उसके फ्रेगमेंट्स मिल गए हैं। अब इन फ्रेगमेंट्स को हम जेल में रन कराएंगे। उससे पहले हमें एक और बात ध्यान रखना है, एसडीएस क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो वो जाके बाइंड हो जाएगा, उस फ्रेगमेंट्स से जाके बाइंड हो जाएगा और उन प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण अब जितने भी प्रोटीन्स है उसके पास इक्वल चार्ज, सेम चार्ज जनरेट हो चुका है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कैसे सेपरेट होती है, एसडीएस क्या होता है, कैसे, अब आगे भी हम देखेंगे कैसे सैंपल प्रिपरेशन होती है, ये मेथड जनरली कैसे चलेगी। आपको ध्यान रखना है इस मेथड में सबसे पहले हम जेल प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट एसडीएस पेज में जेल प्रिपरेशन, ये जेल कैसे प्रिपेयर होता है। उसके बाद सेकंड आप देखोगे सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल कैसे प्रिपेयर होता है, सैंपल प्रिपरेशन के लिए क्या लगता है। फिर थर्ड स्टेप उसको कैसे इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में रखा जाता है और उसको रन कराया जाता है, उसका फाइनल रिजल्ट्स, आउटपुट क्या आते हैं वो रिजल्ट्स देखेंगे हम, कैसे रिजल्ट शो करेगा वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जेल प्रिपरेशन क्या होगी एसडीएस के लिए। अब आपको सैंपल, सपोज कोई भी प्रोटीन मिक्सचर है, हमने उसमें एसडीएस डाल के उसे सैंपल तो प्रिपेयर कर लिया, बट उस सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या लगेगा कंटेंट, वो हम आगे देखेंगे। अब हमें सबसे पहले देखना है जेल प्रिपरेशन, पॉलीअक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब हमें पॉलीअक्राइलामाइड जेल प्रिपेयर करना है। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा आएगा जेल प्रिपरेशन, ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा जेल प्रिपरेशन। एसडीएस पेज के लिए दो टाइप के जेल प्रिपेयर किए जाते हैं। एसडीएस के लिए दो टाइप के स्टेकिंग जेल प्रिपेयर होगा और सेकंड होगा स्टेकिंग जेल को, ठीक है, फर्स्ट क्या होगा आपका स्टेकिंग जेल, सेकंड होगा आपका पास रिजॉल्विंग जेल। अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, रिजॉल्विंग जेल, रनिंग जेल या सेपरेटिंग जेल, ये सब क्या है, एक ही है, सेपरेटिंग जेल। ठीक है, रिजॉल्विंग जेल, रनिंग जेल, सेपरेटिंग जेल या स्टैकिंग जेल जो होता है, स्टैकिंग जेल अलग होता है, रिजॉल्विंग जेल, रनिंग जेल या सेपरेटिंग जेल अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। दो टाइप के जेल प्रिपेयर किए जाते हैं इसमें। अब क्यों प्रिपेयर किए जाएंगे उसका भी कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों जेल में डिफरेंस क्या होता है, केवल उसके कंसंट्रेशन या उसके पोर साइज में। क्या डिफरेंस है उसके पोर साइज में, पोर साइज। स्टैकिंग जेल जो होते हैं वो लार्जर पोर साइज का होता है, उसका पोर साइज कैसा होता है, लार्जर पोर साइज होंगे उसमें। और जो सेपरेटिंग जेल होता है वो स्मॉलर पोर साइज का होता है, स्मॉलर पोर साइज। मतलब दोनों में से लार्ज पोर साइज किसके होंगे, स्टैकिंग जेल के पास, जिसमें से लार्ज पोर साइज होंगे तो लार्ज प्रोटीन्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है, जो बड़े साइज के फ्रेगमेंट्स हैं वो इजीली निकलते जाएंगे। और रिजॉल्विंग जेल होंगे तो स्मॉलर प्रोटीन फ्रेगमेंट्स निकलेंगे। अब जेल कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, ये दोनों जेल प्रिपेयर कैसे किया जाएंगे, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे इसमें, बेसिकली वो ध्यान रखें। सबसे पहले जेल प्रिपरेशन के लिए क्या लिया जाएगा, एक्राइलामाइड। आप ध्यान से समझिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि क्या क्या कंटेंट यूज होता है, कितने साइज का, कैसे, सब कुछ मिलेगा। एक्राइलामाइड, जब मल्टीपल एक्राइलामाइड की सब यूनिट आपस में मिल जाएगी तो वो पॉलीएक्राइलामाइड का फॉर्मेशन करेगी। सपोज A1, A2 एक्राइलामाइड, A3, A4, ये आपस में जुड़ मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीअक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉलीमर ऑफ एक्राइलामाइड इज कॉल्ड पॉलीअक्राइलामाइड। एक्राइलामाइड का पॉलीमर ही क्या कहलाएगा, पॉलीअक्राइलामाइड। ये पॉलीअक्राइलामाइड, ऐसे ही एक्राइलामाइड आपस में जुड़ते जाएंगे और क्या कर लेंगे, पॉलीअक्राइलामाइड। बट इनके बीच की क्रॉस लिंकिंग करने का काम करता है बिसएक्राइलामाइड। इनके बीच की क्रॉस लिंकिंग कौन करेगा, बिसएक्राइलामाइड। ये क्या है, बिसएक्राइलामाइड। मतलब दो टाइप के रिएजेंट्स देख लिए हमने, एक्राइलामाइड और बिसएक्राइलामाइड। ठीक है, ये दोनों यूज किए जाएंगे। जेल प्रिपरेशन की बात हो रही है। अब आपने ये तो पाउडर फॉर्म में ले लिया, इसका लिक्विड क्या, मतलब किसी बफर में प्रिपेयर होगा। आप बफर लोगे, बफर, ठीक है, बफर लिया जाता है ट्रिस HCl,
दोनों के बफर के पीएच में डिफरेंस होता है। स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल के बफर के पीएच में डिफरेंस रखा जाता है और एक्राइलामाइड के कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस रखा जाएगा। यदि आप सबसे पहले बात कर रहे हैं सेपरेटिंग जेल की, तो सेपरेटिंग जेल जिसमें स्मॉलर पोर साइज है, क्या है सेपरेटिंग जेल में बेसिकली स्मॉलर पोर साइज है, मतलब एक्राइलामाइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। एक्राइलामाइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब इसमें अराउंड 1.5 मोलार ट्रेस HCl में एक्राइलामाइड यूज किया जाता है, ठीक है। 1.5 मोलार ट्रेस HCl का एक्राइलामाइड यूज किया जाएगा क्योंकि एक्राइलामाइड का कंसंट्रेशन कैसा है, ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब पोर साइज कम, कंसंट्रेशन ज्यादा पोर साइज कैसा होगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो। कंसंट्रेशन एक्राइलामाइड का आप बढ़ाते जाओ, पोर साइज कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। रिजॉल्विंग जेल में क्या होगा, एक्राइलामाइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, 1.5 मोलर का एक्राइलामाइड यूज किया जाता है बफर ट्रेस HCl। इस बफर का पीएच क्या रखा जाता है, इस बफर का पीएच होता है 8.8 पीएच। पीएच क्या होगा बेसिकली 8.8 पीएच का बफर यूज किया जाता है। बेस एक्राइलामाइड क्रॉस लिंकिंग करने के लिए एक्राइलामाइड के लिए बेस एक्राइलामाइड यूज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या यूज किया जाएगा, जो यूज किया जाएगा अमोनियम पर सल्फेट, जो कि पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करने का काम करता है। ये अमोनियम पर सल्फेट फ्री रेडिकल्स जनरेट करवाता है। ये अमोनियम पर सल्फेट क्या करेगा, फ्री रेडिकल्स जनरेट कराएगा, फ्री रेडिकल्स जनरेट कराता है अमोनियम पर सल्फेट। और इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है टिमिड। टिमिड क्या होता है, फ्री रेडिकल स्टेबलाइजर, जो इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है और प्रमोट करता है किसको, पॉलीमराइजेशन को। जैसे ही आपने टिमिड डाला, प्रमोट पॉलीमराइजेशन, जैसे ही टिमिड डाला एक्राइलामाइड आपस में जुड़ती जाएंगी, मल्टीपल सब यूनिट्स आपस में जुड़ती जाएंगी और वो कैसे लगेगी, जेल का फॉर्मेशन कर लेगी। टिमिड डालते से आपको अब लोडिंग करानी है, ठीक है। टिमिड डालते से क्या करानी है, लोडिंग करानी है, वो भी देखेंगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले समझिए रिजॉल्विंग जेल या सेपरेटिंग जेल प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सेपरेटिंग जेल का पोर साइज कम होता है, मतलब एक्राइलामाइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अराउंड 1.5 या 1.8 मोलर एक्राइलामाइड यूज किया जाता है। ट्रेस HCl बफर यूज किया जाता है जिसका पीएच कितना होता है, 8.8 पीएच का। बेस एक्राइलामाइड क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग कराने का काम करता है एक्राइलामाइड की। अमोनियम पर सल्फेट फ्री रेडिकल्स जनरेट कराता है, जनरली क्या कराएगा, कैटालाइज कराने का काम करता है पॉलीमराइजेशन को। ये अमोनियम पर सल्फेट किसके साथ डाला जाता है, टिमिड के साथ। टिमिड वो फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करता है और पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है। जैसे ही आपने टिमिड डाला है, पॉलीमराइजेशन होगा, फिर आपको जो भी आपकी स्पीड है उसको फास्ट करना है और फटाफट आपको जेल लोड करवाना रहेगा। कहाँ पर, उसकी जेल कास्टिंग ट्रे पे, ठीक है। जेल लोड हो जाएगा। अब इसमें क्या देखा हमने, सोडियम रोडेसाइल सल्फेट जो था वो जनरली किसको ब्रेक कर रहा था, आपके नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को। जो एसडीएस था, डिस्टिल वाटर यूज करेंगे एसडीएस, वो क्या कर रहे थे, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे। बट कोवेलेंट बॉन्ड्स भी तो प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। तो उस कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए बीटा मरकैप्टो इथेनॉल डाला जाता है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करेगा, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, ये एक तरह का रेड्यूसिंग एजेंट्स होता है, जो सैंपल प्रिपरेशन के टाइम हम देखेंगे जनरली। अभी आप जेल प्रिपरेशन देख लीजिए, एक्राइलामाइड बिस एक्राइलामाइड बफर्स, ट्रेस HCl बफर यूज किया जाएगा। APS फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है, उसको स्टेबलाइज करता है टिमिड, और डिस्टिल वाटर यूज करेंगे। अब स्टेकिंग जेल में क्या डिफरेंस होता है, स्टेकिंग जेल और सेपरेटिंग जेल में माइन्यूट सा डिफरेंस क्या है आपका, बस जो स्टेकिंग जेल होते हैं, स्टेकिंग जेल में जो आपका एक्राइलामाइड का कंसंट्रेशन रहता है वो अराउंड 1 या 0.5, कहीं कहीं पे आप देखेंगे 1 मोलर एक्राइलामाइड यूज किया जाता है, या कहीं पे आप ये भी देखेंगे 1.8 एक्राइलामाइड कंसंट्रेशन यूज किया जाता है, मोलर का एक्राइलामाइड कंसंट्रेशन यूज किया जाता है। पीएच जनरली जो आपका सेपरेटिंग जेल है उससे 2 पीएच लोअर होता है, किसका, आपका स्टेकिंग जेल का, बफर का, मतलब ट्रेस HCl का पीएच कितना होगा यहाँ पर 6.8 पीएच का ट्रेस HCl बफर यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो माइनर सा डिफरेंस है वो कहाँ पर आता है, एक्राइलामाइड के कंसंट्रेशन पे। क्योंकि एक्राइलामाइड का कंसंट्रेशन कम होगा तो पोर साइज कैसा होगा, बढ़ जाएगा, तभी तो ये लार्जर पोर साइज के होते हैं। तो यहाँ पे एक्राइलामाइड का कंसंट्रेशन कम होता है, इसका पीएच कितना होता है, अराउंड 6.8 पीएच का बफर यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था पीएच का बफर कितना, जो आपका बफर यूज किया जाता है वो 8.8 पीएच का, उससे 2 पीएच जनरली कम यूज किया जाता है, 6.8 पीएच का बफर यूज किया जाता है स्टेकिंग जेल में,
तो ये था आपका 2 टाइप की जेल प्रिपरेशन होती है, स्टैकिंग जेल और सेपरेटिंग जेल। अब क्यों होती है दोनों टाइप की जेल की प्रिपरेशन, ये तो हमने देखा स्टैकिंग जेल और सेपरेटिंग जेल प्रिपेयर किए जाते हैं, बट क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं वो देखते हैं। स्टैकिंग जेल और सेपरेटिंग जेल होते क्या हैं, ये आपके पास वर्टिकल एसडीएस पेज की यूनिट से, सपोज एसडीएस पेज वाली, सबसे पहले 2 ग्लास स्लाइड्स रखी जाती है, उन दोनों ग्लास स्लाइड को जेल कास्टिंग उनको लोड किया जाता है, जनरली टाइट किया जाता है, दोनों प्लेट्स को वर्टिकल रखा जाता है। सबसे पहले लीक चेक किया जाता है उसमें डाल के, पानी डाल के, कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा है जेल, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट जेल डाल दिया तो जेल लीक हो जाएगा, आपका टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, जेल भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो सबसे पहले दोनों प्लेट्स को जो वर्टिकल रखी है उसके बीच में चेक किया जाता है कहीं लीक तो नहीं है। यदि लीक नहीं है तो सबसे पहले जो आपने सेपरेटिंग जेल प्रिपेयर किया था, ठीक है, उस सेपरेटिंग जेल को लोड कर दिया जाता है दोनों ट्रे के बीच में। सपोज ये आपका क्या है, सेपरेटिंग जेल वाला। जो कॉम रखा जाता है वेल्स के प्रिपरेशन के लिए, जो कॉम रखा जाता है उससे 1 सेंटीमीटर बिलो, यहाँ पर क्या डलेगा, इसका ये वाला पार्ट होता है आपका इसका स्टैकिंग जेल का, स्टैकिंग जेल, और ये वाला है इसका सेपरेटिंग जेल या रिजॉल्विंग जेल या रनिंग जेल, कुछ भी, ठीक है। डिफरेंस क्या था, यहाँ आपने 0.8 मोलार का एक्राइलामाइड कंसंट्रेशन लिया था, ठीक है, यहाँ पर आपने 1.5 मोलार का एक्राइलामाइड का कंसंट्रेशन लिया है, ठीक है। इसका पीएच कितना था स्टैकिंग जेल का, इसका पीएच था 6.8 और इसका पीएच कितना था, इसका पीएच है 8.8। सबसे पहले आप क्या लोड करोगे, सेपरेटिंग जेल। सेपरेटिंग जेल लोड किया, उसे थोड़ी देर स्टेबल रहने देते ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए दोनों ट्रे के बीच में। जैसे ही सॉलिडिफाई हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में उसके ऊपर क्या लोड कर दिया जाता है, स्टैकिंग जेल प्रिपेयर किया जाता है और उसके ऊपर स्टैकिंग जेल लोड कर दिया जाता है। स्टैकिंग जेल लोड कर दिया जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम पे कॉम को हटा दिया जाता है, कॉम को रिमूव, ताकि उसमें वेल का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे ही ये स्टेबलाइज हो जाती है, अब इसमें थर्ड कंसेप्ट आएगा, इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में रखते हैं, इसमें एक रनिंग बफर डाला जाता है। यहां पर क्या आएगा, रनिंग बफर। रनिंग बफर क्यों, क्योंकि आपको पता है रनिंग बफर करंट के फ्लो के लिए जरूरी है। आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट करानी है, चार्ज का मूवमेंट होगा तभी क्या होगा, सैंपल मूव करेगा, करंट भी तो फ्लो होना चाहिए, तो उसके लिए रनिंग बफर यूज किया जाता है। यहां पर रनिंग बफर यूज करेंगे। ये रनिंग बफर क्या होता है, अब वो स्टडी करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, आपका स्टैकिंग जेल्स कैसे बनता है, रिजॉल्विंग जेल या रनिंग जेल या सेपरेटिंग जेल कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं रनिंग बफर की कैसे बनेगा, उसके बाद सैंपल प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं रनिंग बफर क्या होता है। इसमें रनिंग बफर मतलब आपको करंट का फ्लो करने के लिए, चार्ज को मूव कराने के लिए, जितने भी आयन है उनको मूव कराने के लिए एक चार्ज चाहिए। तो उसके लिए हम जनरली जो रनिंग बफर यूज करते हैं वो होता है ग्लाइसिन। रनिंग बफर ग्लाइसिन जो होता है ट्रिस बेस में, इसको ग्लाइसिन को यूज किया जाता है, ग्लाइसिन रनिंग बफर, ठीक है। इसका पीएच जो होता है, इसका पीएच रखा जाता है 8.3। इसका पीएच ध्यान रखेगा, जो रनिंग बफर है ग्लाइसिन ट्रिस बेस, उसका जो पीएच होता है वो कितना पीएच का होता है, 8.3। 8.3 पीएच का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा स्टैकिंग जेल जो होता है उसका पीएच स्लाइटली एसिडिक के साइड मूव करता है, बट जो आपका सेपरेटिंग जेल रहता है वो स्लाइटली किसकी साइड रहता है, एल्कलाइन पीएच को फॉलो करता है। जो आपका ग्लाइसिन बफर होता है, ग्लाइसिन बफर जो यूज करेंगे ट्रेस बफर, इसका पीएच भी क्या होगा, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है, जो क्या करेगा, आपके आयंस के मूवमेंट में हेल्प करेगा, करंट को पास करवाएगा, ठीक है। अब ये रनिंग बफर हो गया। अब बात करते हैं सैंपल प्रिपरेशन की, कि सैंपल प्रिपरेशन होगा कैसे। नेक्स्ट स्टेप में सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन मतलब जिस प्रोटीन के आपको सैंपल को सेपरेट करना है, सैंपल प्रिपरेशन, जिस प्रोटीन सैंपल को आपको सेपरेट आउट करना है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन क्या, आपके पास प्रोटीन का मिक्सचर था, प्रोटीन, डेफिनेटली प्रोटीन मिक्सचर तो हो गई सही, प्रोटीन मिक्सचर, ठीक है, प्रोटीन सैंपल, प्लस उसमें क्या डाल दिया जाता है, एसडीएस, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, ताकि वो उस प्रोटीन मिक्सचर को क्या कर दे, सेपरेट आउट कर दे, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दे, एसडीएस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसमें बीटा मरकैप्टो इथेनॉल या अभी ट्रैकिंग डाई यूज करोगे आप। सबसे पहले आपके पास बीटा मरकैप्टो इथेनॉल्स भी डाले जाते हैं। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ठीक है।
तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल्स यूज किया जाता है। ट्रैकिंग डाइज यूज की जाती है, ट्रैकिंग डाई, एसडीएस ट्रैकिंग डाई यूज करेंगे। ट्रैकिंग डाई क्यों यूज करेंगे? क्योंकि कलर के लिए, जैसे ही बैंड्स मूव करेंगे तो आपको विजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। यदि आपको विजिबल ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि बैंड्स मूव कर रहे हैं, प्रोटीन्स मूव कर रही है। तो ट्रैकिंग डाई में ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज की जाती है या कोमोसिव ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू ट्रैकिंग डाई यूज की जाती है। ग्लिसरॉल यूज किया जाता है, वाटर की जगह क्या किया जाता है, सैंपल प्रिपरेशन में ग्लिसरॉल यूज किया जाता है। ग्लिसरॉल इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो विस्कस सॉल्यूशन होता है, इजीली जो आपका सैंपल होता है वो मूव कर जाए, पोर्स में इजीली मूवमेंट करने वाला सैंपल चाहिए ताकि वो वेल से बाहर ना आ जाए सैंपल, इजीली जब आप वेल में लोड करो सैंपल को तो वो आगे की साइड मूव करे। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक में हमने तीनों देख लिया, आपकी जेल प्रिपरेशन कैसे होगा, सैंपल प्रिपरेशन क्या होगा, रनिंग बफर क्या होगा, सबके पीएच देख चुके हैं, सबके पीएच आपको ध्यान रखने हैं। एक बात और आपको समझा दें कि किसी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब कोई सैंपल रन करता है, ये आपके पास जेल है, ठीक है, ये जेल है, वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये उसके क्या है, वेल्स, जिसमें आपको सैंपल को लोड करना है। किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल एसडीएस पेज की बात कर रहे हैं। अब यहां पर क्या क्या होगा ध्यान से समझिएगा, ये वाला पोर्शन हो गया आपका स्टैकिंग जेल और ये वाला पोर्शन हो गया आपके पास सेपरेटिंग जेल या रिजॉल्विंग जेल। सेपरेटिंग जेल, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट, ये इसका रनिंग बफर, रनिंग बफर, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट का, आई होप आपको क्लियर होगा क्योंकि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ चुके हैं। ये इसका कैथोड वाला पॉइंट होगा, कैथोड, और ये इसका पॉइंट होगा एनोड। क्यों? क्योंकि प्रोटीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। माइग्रेशन किस साइड होगा, कैथोड टू एनोड की साइड, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होंगे, माइग्रेट करेंगे कैथोड टू एनोड। सैंपल आपने लोड किया, प्रोटीन सैंपल, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्रोटीन का मार्कर लोड कर दिए जाते हैं, मार्कर, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए यदि बैंड्स मिल भी गए तो किस साइज का बैंड होगा। आपके पास यदि एक मार्कर होगा तो मार्कर्स में आपको अलग अलग साइज के बैंड्स, यहाँ पे जैसे ही रन कराओगे आपको अलग अलग साइज के बैंड्स मिल जाएंगे। तो हमें पता है कि सपोज ये 12 किलो बेस पेयर का साइज है, ये 13 मोलिकुलर वेट के बेसिस पे ये 11 का है, या ये 10 किलो डाल्टन, या ये सपोज आपका ऐसे ही हायर चलते जाएंगे, ये सबसे लोअर मोलिकुलर वेट का नीचे, उससे हायर, फिर उससे हायर, क्योंकि जेल में जब कोई सैंपल मूव करता है तो जिसका साइज कम होगा वो फास्टर मूव करेगा, जिसका साइज ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, इजीली पोर साइज में ट्रैप हो जाएगा, वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा, उसे डिफिकल्टी होगी मूव करने में। ठीक है, तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट कैसा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, या अलग अलग मोलिकुलर साइज के मोलिकुलर डाल्टन के आपको मिल जाएंगे सैंपल्स। अब ये मार्कर डाल दिया, अब इसके बीच में आपको जहां जहां बैंड्स मिलेंगे आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि इस साइज का ये बैंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी जेल ट्रे में मार्कर्स लोड किए जाते हैं, मार्कर्स लोड करना ताकि आप उसको इजीली बैंड साइज को मेजर कर सको, उसकी जितना फ्रेगमेंट्स आया उसके मोलिकुलर वेट को मेजर कर सको, उसके साइज का पता लगा सको। तो सबसे पहले मार्कर लोड करेंगे, मार्कर लोड कर दिया आपने, मार्कर लोड करने के बाद हर एक इसमें प्रोटीन सैंपल लोड करोगे आप, फर्स्ट प्रोटीन सैंपल, सेकंड प्रोटीन सैंपल, थर्ड प्रोटीन सैंपल, जितने भी ट्यूब्स है अलग अलग प्रोटीन सैंपल्स आपने लोड कर दिए। लोड करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट को सेट किया है आपने। अब आपने जैसे इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट को ऑन किया, अब सैंपल रन करना स्टार्ट होंगे, सैंपल रन करेंगे तो हमें दिखेंगे। अब क्या होगा, इसमें जो बफर यूज किया था आपने वो क्या था, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन बफर यूज किया था, जिसका पीएच क्या था आपके पास, पीएच 8.3 का ग्लाइसिन बफर यूज किया था। एक बात और ध्यान रखिए, ग्लाइसिन क्यों यूज किया है उसका भी रीजन देखेंगे। ग्लाइसिन बफर आपने यूज किया, सैंपल लोड कर दिया, बफर डाला आपने। अब क्या होगा, सैंपल लोडिंग के बाद जैसे इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट ऑन करेंगे सब मूव करना है, क्योंकि ट्रेस एचसीएल बफर यूज किया था स्टैकिंग जेल के प्रिपरेशन में भी और सेपरेटिंग जेल के प्रिपरेशन में। यहाँ पे क्या ट्रेस एचसीएल बफर यूज किया, मतलब क्लोराइड आयन जनरेट होंगे। क्लोराइड आयन साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए वो इजीली मूव कर जाएंगे। एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ रहा है कि क्यों मैम आपने स्टैकिंग जेल और सेपरेटिंग जेल अलग अलग क्यों डाले, क्यों एसडीएस पेज में हमने एक ही जेल प्रिपेयर नहीं कर लिया, एक ही जेल प्रिपेयर कर लेते, इजी मेथड्स हो जाती, इजीली प्रोटीन का सेपरेशन हो जाता। उसका भी रीजन है, आपको प्रोटीन का सेपरेशन करना है। ट्रिस एचसीएल जो बफर यूज किए, अलग अलग बफर पीएच हमने मेंटेन किए, उसका भी रीजन है। क्यों? क्योंकि आपको पहले सारे प्रोटीन्स को एक सेम होरिजन पॉइंट पे लाना है,
सेम लाइन में जनरेट करना है। स्टैकिंग जेल का तो पोर साइज बड़ा है, अगर पोर साइज, इतने बड़े पोर साइज में से छोटे मॉलिक्यूलर वेट के भी प्रोटीन निकल जाएंगे, बड़े के भी निकल जाएंगे, उससे बड़े के भी निकल जाएंगे, बट जिनका पोर साइज छोटा है, जिनके पोर साइज छोटे छोटे हैं, उसमें तो केवल एक इंडिविजुअल प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन ही निकलेगा, हर साइज के प्रोटीन तो नहीं निकल सकते। तो इससे आपको प्रोटीन का साइज जो है वो आपको मेजर आइडेंटिफाइड क्लियर नहीं होगा। बट इससे सेपरेटिंग जेल से, क्योंकि पोर साइज छोटा है, तो जो इसमें आइडेंटिफिकेशन, जो सेपरेशन होगा वो बहुत ही क्लियर होगा कि हाँ इसी फ्रेगमेंट के बैंड साइज आपको मिले हैं। ठीक है, अब इसीलिए स्टैकिंग जेल क्या करता है, केवल एक होरिजन पे लाता है, उसके कंसंट्रेशन, प्रोटीन की कंसंट्रेशन को एक लाइन में होरिजोंटल पे लाता है, उसके बाद जो रिजॉल्विंग जेल है, सेपरेटिंग जेल है, वो उसको क्लियरली सेपरेट आउट करता है। इसीलिए हमने दो अलग अलग कंसंट्रेशन के, अलग अलग बफर के जो है आपने जेल यूज किए हैं। अब जैसे ही आपने लोड कराया, ट्रेस HCl में से क्लोराइड भी मूव करेगा, क्लोराइड नेगेटिवली चार्जेस माइनस, उसका साइज बहुत छोटा है, तो सबसे पहले क्लोराइड मूव करेगा, सबसे फास्टर क्लोराइड सबसे पहले मूव कर जाएगा। सब जगह सबसे पहले क्या आएगा, क्लोराइड, हर वेल में सबसे पहले क्या मूव करके आएगा, क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ट्रेस HCl बफर यूज किया है आपने, बफर यूज किया है तो क्लोराइड्स तो मूव करेंगे सबसे पहले। क्लोराइड मूव करके स्मॉलर साइज का होने के कारण सबसे फर्स्ट मूव करेगा। अब आपके पास क्या क्या बच रहा है, ग्लाइसिन भी है आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपके पास, आपके प्रोटीन भी है, जो कैसे है, प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स जो SDS कोटेड है, प्रोटीन के फ्रेगमेंट जो SDS कोटेड है, कोई लंबे साइज के होंगे, कोई छोटे साइज के होंगे, बट SDS कोटेड है, नेगेटिवली चार्ज। तो अब कौन मूव करेगा, ग्लाइसिन मूव करके जाएगा कि आपका SDS मूव करके जाएगा फास्ट, ग्लाइसिन और SDS। इसका क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि इस जेल के pH है 6.8, इस जेल का pH क्या है 6.8, और ग्लाइसिन का ज्विटर आयनिक फॉर्म का pH, जब वो अपने ऊपर नेट चार्ज 0 रखता है, उसका pH होता है 6.8 आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, उसका क्या है 6.8, जिसपे वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में रहता है, उस पर जो चार्ज रहता है वो बहुत ही कम रहता है। यदि चार्ज ही नहीं होगा तो क्या वो मूव कर पाएगा, ये तो चार्ज के बेसिस पे ही मूवमेंट हो रहा है। बट इस अभी कंडीशन में जो आपके पास प्रोटीन है उस पर नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण प्रोटीन तो पॉजिटिव के साथ मूव करके जाएगी, माइग्रेट होगी, बट ग्लाइसिन क्योंकि उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, जो ज्विटर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, वो उस पर 6.8 pH पे, इस pH पे तो ज्विटर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, उस पर नेट चार्ज 0 होने लगता है। ठीक है, मतलब उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो मूव किस बेसिस पे करेगा, वो बहुत ही स्लोली मूव करेगा। जो उसके पास चार्ज है पॉजिटिव, उसके बेसिस पे बहुत ही नेगेटिव चार्ज है, उसके बेसिस पे बहुत ही स्लोली मूव करेगा। लेकिन आपका SDS पेज जो SDS कोटेड प्रोटीन है, फ्रेगमेंट्स हैं, वो इजीली फास्ट मूव कर जाएंगे। तो अभी क्या मूव करेंगे SDS, अभी क्या आएंगे आपके पास, प्रोटीन वाले SDS, जो प्रोटीन की सैंपल्स हैं वो फ्रेगमेंट्स मूव कर जाएंगे सब जगह, SDS वाले प्रोटीन, SDS, ये SDS कोटेड प्रोटीन मूव कर जाएंगे वेल्स में। अब लास्ट में क्या मूवमेंट होगा, लास्ट में मूवमेंट होगा आपके ग्लाइसिन का, क्योंकि ग्लाइसिन बहुत स्लो मूव करके आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ग्लाइसिन का मूवमेंट कैसा होगा, बहुत ही स्लो, तो ग्लाइसिन सबसे लास्ट। अब इसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर एक वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। आप देखेंगे एक लाइन में लीनियराइज हो गए जितने भी है, क्लोराइड आयन सबसे बिलो, उसके ऊपर SDS प्रोटीन है, उसके ऊपर आपके ग्लाइसिन, जितने भी प्रोटीन हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके पास लीनियराइज हो चुके हैं, मतलब एक ही लाइन में सेटल्ड हो चुके हैं। अब वो क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे मूव करेंगे स्टैकिंग जेल से रिजॉल्विंग जेल में, रिजॉल्विंग जेल में आते से ही क्लोराइड वही फास्टर मूव करेगा, उसका साइज सबसे छोटा है, नेगेटिवली चार्ज है, वो एनोड की साइड फास्ट मूव करके चला जाएगा, क्लोराइड सबसे फास्ट मूव करके जाएगा। ठीक है, क्लोराइड मूव कर गया। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आपके प्रोटीन फ्रेगमेंट्स इसमें इंटर करेंगे स्टैकिंग जेल में, ये प्रोटीन फ्रेगमेंट इंटर कर गए SDS वाले, ये प्रोटीन फ्रेगमेंट्स जैसे ही इंटर करेंगे, अब क्या होगा, प्रोटीन फ्रेगमेंट इंटर किए, उसका मोलिकुलर साइज, क्योंकि यहाँ तो पोर साइज बड़ा था तो वो इजीली फास्ट मूव कर गए, सेपरेटिंग जेल में तो पोर साइज छोटा है, सेपरेटिंग जेल में क्या है, पोर साइज छोटा है, तो वो उसके बेसिस पे मूव करेंगे कि उस पोर साइज के निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो दूसरी जगह, मतलब अलग अलग फ्रेगमेंट अलग अलग धीरे धीरे स्टेबल पोर साइज के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। अब इस स्टेप पे जैसे ही स्टैकिंग जेल से आपके सेपरेटिंग जेल में ग्लाइसिन आएगा, जैसे ही ग्लाइसिन आया, ग्लाइसिन को अब pH मिल चुका है 8.8, ठीक है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, अब pH इंटर कर गया 8.8 pH पे। यदि वो 8.8 पे इंटर कर जाएगा तो आपको भी पता है कि ग्लाइसिन पे क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, वो अपने ज्विटर आयनिक फॉर्म में चेंज हो गया, क्या हो जाएगा,
नेगेटिवली चार्ज पे मूव कर जाएगा, नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड पे। नेगेटिवली चार्ज जनरेट होने के कारण प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व में। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक शेयर कर दी जाएगी कि कैसे प्रोटोनेशन होता है, कैसे डीप्रोटोनेशन होता है, किस पीएच पे प्रोटोनेशन, किस पीएच पे डीप्रोटोनेशन होगा। ग्लाइसिन पे नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा, ग्लाइसिन पे जैसे ही नेगेटिवली चार्ज जनरेट हो जाएगा ग्लाइसिन फास्ट मूव करने लगेगा। अब वो प्रोटीन वाला सैंपल, क्योंकि वो तो उसके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो रहे हैं, ग्लाइसिन पे नेगेटिव चार्ज वो छोटा अमीनो एसिड से फास्ट मूव करके चला जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या मिल जाएगा अब आपको यहाँ पर, ग्लाइसिन, यहाँ मूव करके क्या जाएंगे ग्लाइसिन, और लास्ट में आप धीरे धीरे मूव करके क्या आएगा, सॉरी ब्लैक कलर से बना दीजिएगा, ग्लाइसिन, यहाँ पर क्या मूव करके आ जाएंगे ग्लाइसिन। और अब स्लोली कौन मूव करके आ रहा है, स्लोली मूव करके आ रही है अब आपके पास प्रोटीन फ्रेगमेंट्स, जो अलग अलग साइज के बैंड्स हमें मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग साइज के बैंड्स आपको मिलते जाएंगे। मतलब क्लोराइड और ग्लाइसिन तो सबसे नीचे चले जाएंगे क्योंकि वो स्मॉलर फ्रेगमेंट है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग टू उसकी मोलिकुलर वेट बैंड के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के आपको फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। अब इसका मोलिकुलर वेट पता कर सकते हो आप, सैंपल 1 में जो डाला था, सपोज ये बैंड साइज 12 किलो डाल्टन का होगा, ये अकॉर्डिंग टू जितना भी डाल्टन है उसके अकॉर्डिंग आप हर बैंड फ्रेगमेंट को पता लगा सकते हो कि कितने मॉलिक्यूलर वेट के फ्रेगमेंट्स आपको मिले हैं। तो इसके बेसिस पे हमने साइज के बेसिस पे प्रोटीन का सेपरेशन कर दिया कि साइज के बेसिस पे प्रोटीन सेपरेट आउट हो चुकी है। हो सकता है एक लाइन में आपको 4 फ्रेगमेंट मिल रहे हो तो चारों के साइज सेम थे, चारों की साइज की थी 24 किलो डाल्टन की, यहाँ पर कितना मिल रहा है, मतलब अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं हम प्रोटीन को, किसके बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे। तो हमने देखा एसडीएस पेज में सोडियम डोडेसाइल पॉलीअक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन का सेपरेशन किया जाता है, उसके साइज के बेसिस पे सेपरेशन किया जाता है। 2 टाइप के जेल यूज किए जाते हैं, स्टैकिंग जेल और सेपरेटिंग जेल या रिजॉल्विंग जेल, रनिंग बफर यूज किया जाता है। सबके पीएच डिफरेंट होते हैं। क्यों ग्लाइसिन यूज किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, ग्लाइसिन ग्रेडियंट जनरेट करवा देता है। जनरली ग्लाइसिन और क्लोराइड यहाँ क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट जनरेट करवाते हैं, एक वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन क्या करती है, फास्ट मूवमेंट कर, प्रोटीन के मूवमेंट्स में हेल्प करता है वो ग्रेडियंट, ठीक है, जिसके कारण प्रोटीन मूव करके कहां पर आ जाएगी, ग्रेडियंट के कारण सेपरेटिंग जेल में। जैसे ही सेपरेटिंग जेल में आई, अब पीएच चेंज हो चुका है, ग्लाइसिन तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा जो फास्ट मूव कर जाएगा और रिमेनिंग प्रोटीन उसके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। एसडीएस पेज की कुछ बेसिक लिमिटेशंस भी होती है कि एक तो इसमें डबल जेल प्रिपरेशन होती है, ठीक है, जेल को आप रीयूज तो कर ही नहीं सकते हो। जेल लोडिंग के टाइम भी उसमें लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अगर लीकेज हो गया तो पूरी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाती है, आपको वापस से जेल प्रिपेयर करना पड़ता है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं एसडीएस पेज की कि क्या है, हमें सामने ही दिख रहा है कि क्या क्या हो सकती है, ठीक है। 2 जेल प्रिपेयर करना, दोनों जेल की लोडिंग कराना, लोडिंग में यदि लीकेज हो जाए प्लेट्स में तो वो कंप्लीट प्रोसेस वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत केयरफुली की जाती है। जनरली एसडीएस पेज का यूज प्रोटीन मैपिंग्स में किया जा सकता है क्योंकि उसके साइज के बेसिस पे प्रोटीन को आप मैप कर रहे हो। तो ये थी बेसिकली एसडीएस सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीअक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट्स है आप प्लीज कमेंट करके पूछिए। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसमें जितना भी समझाया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां जाके उसको स्टडी कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ये कैसे आ रहा है, क्या क्या डाला गया है, जेल प्रिपरेशन क्या होगी, सैंपल प्रिपरेशन क्या होगी, कैसे मेथड सेपरेट आउट होगी, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।